नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एक बार फिर एलजी बनाम आम आदमी पार्टी ये दौर शुरू हो गया है। कुछ समय के लिए थमा, लेकिन कहते हैं सियासत में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बहुत कुछ बदल जाता है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 एक्सपर्ट्स की सेवाएं समाप्त कर दी। एलजी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये विशेषज्ञ गैर पारदर्शी तरीके से और संबंधित अधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए थे। इस फैसले से उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आप के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से 400 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। ये लोग दिल्ली सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों, कारपोरेशन, बोर्ड और पीएसयू में फेलो, सहायक फेलो, सलाहकार, उप सलाहकार, विशेषज्ञ, सीनियर रिसर्च अधिकारी और कंसल्टेंट पदों पर नियुक्त थे। आरोप है कि इन लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया था, जिस वजह से इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है। इनमें से कई उम्मीदवार इन पदों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक योग्यताओं को भी पूरा नहीं करते हैं। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास इन पदों के लिए पर्याप्त अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी उचित मानदंडों का पालन किए बिना इनकी नियुक्तियां कर दी गई हैं। राज्यपाल के एक्शन के बाद अब सियासत ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं आपका भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि एलजी के पास कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की शक्ति नहीं है। उनका रवैया संविधान के खिलाफ है। एलजी के इस असंवैधानिक फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दरअसल सेवा विभाग ने इन 400 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करने के लिए एलजी सक्सेना से अनुरोध किया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने इन अनुरोध को स्वीकार कर ये एक्शन लिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी बढ़ी है। इससे पहले भी कई मामलों पर दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। फिर चाहे वो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड भेजने का विवाद हो या फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, कई बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से तलवारें मैदान से बाहर निकल चुकी हैं। तो देखना है इस बार किसकी फतह होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक बार फिर से टकराव की स्थिति यहां पर बनती जा रही है। लेकिन जिस तरह से काम किया है उपराज्यपाल ने, उसको लेकर आपत्ति जाहिर की है आम आदमी पार्टी ने। अब यह टकराव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समझने की कोशिश करेंगे कि असल में माजरा क्या है, कौन कहां पर गलत है और कौन कहां पर सही। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। गौरव मिश्रा जी, दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में एक ऐसी सरकार, ऐसी एनआरसी सरकार है जो सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहती है और सारे विधान को साथ में रख करके जिन किन प्रकार उसका स्वार्थ सिद्धि हो, उसके लिए भले ही इनको 10 हजार के घोटाले करने पड़े, इनके 5 से ज्यादा मंत्री जेल में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को इनके खिलाफ बहुत कड़ी टिप्पणी करनी पड़े कि दिल्ली जैसे नेशनल कैपिटल में विधानसभा की आवश्यकता ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट का पहले हिसाब 2-3 साल में कितना खर्च किया और 415 करोड़ रुपया सिर्फ आरआरटीएस पर देना था, वो देने से बार बार दिल्ली सरकार इनकार कर रही है। और जिस तरीके से इन लोगों ने 400 आदमियों से 400 से ज्यादा लोगों की जो नियुक्तियां की हैं, सारे नियम और कानून को ताक पर रख करके, सारे रिजर्वेशन को ताक पर रख करके, और जो मंत्रिमंडल है इनका, उनके रिश्तेदारी के आधार पर, परिचितों के आधार पर, नातेदारों के आधार पर, ये तो मनमाना हो गया है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ये सरकार को चला रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी
पार्टी का कार्यालय बना करके रख दिया है दिल्ली की सरकार को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि अब इनके ऊपर शिकंजा कस रहा है और कानून के दायरे में पूरी तरीके से ये आएंगे, जैसे पहले ही कई घोटालों में, चाहे शराब का घोटाला हो, नियुक्ति का घोटाला हो, पानी का जल का घोटाला हो, बिजली का घोटाला हो, सभी प्रकार के घोटालों में ये लुप्त होते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे इनकी कलई खुल रही है, इनकी परत दर परत बाहर आ रही है। लेकिन साथ ही भ्रष्टता उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। सारी बेईमानियां करने के बाद भी अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल जी इन सब विषयों पर कोई भी सामरस्य तक तथ्य देने में वो सक्षम नहीं है और केवल सिवाय जबरदस्ती करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बच रहा है। यही कारण है कि इनके, चाहे वो पंजाब के मंत्री हो चाहे वो दिल्ली के मंत्री हो, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जेलों की हवा खा रहे हैं। तो ये जनता भी देख रही है और जनता के दिलो दिमाग से इनका जो एक फ्री पीस का जो एक प्रलोभन था वो भी, उसका भी जो एक क्लिंच था वो भी टूट रहा है, क्योंकि जब विकास के कार्यों के लिए इनके पास पैसे नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रचार पर सरकारी पैसा इन्होंने खर्च किया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 183 करोड़ नहीं, वो तो ये पूछ रहे हैं कि उपराज्यपाल ने जिस तरह से 400 लोगों को एक साथ टर्मिनेट कर दिया है, क्या कारण बताओ, नोटिस दिया था, क्या ये सही प्रक्रिया है किसी को हटाने के लिए? बिल्कुल, यदि गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं तो सर्वाधिकार सुरक्षित है, डिस्क्रिशनरी पावर है एसडी के पास। यदि उनको कहीं एम्बिग्युइटीज दिखाई देती है, ये लोग कोर्ट में गए, निश्चित रूप से कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। लेकिन अधिकारियों ने जिस तरीके से बताया है, जो रिपोर्ट गई है, और उसमें ये प्रमाणित होता है कि सारे एविडेंसेस इनके नियुक्ति के जो प्रोसेस है उसके विरुद्ध जाते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेने की नोडल अधिकारी अगर कोई है तो वो दिल्ली का एलजी है और उन्होंने लिया इसको। ठीक है रमेश श्रीवास्तव जी, अगर गलत तरीके से काम होंगे, गलत तरीके से नियुक्ति होगी, गलत तरीके से एंट्री कराई जाएगी तो कार्रवाई तो होगी, और जब कार्रवाई होती है तो आप लोगों को दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं गौरव मिश्रा जी। मिश्रा जी को कुछ पता ही नहीं है, तो घर से रट के चले आए, पूरा लेखा जोखा, बस और कुछ नहीं। एक बात बताइए, समझा दीजिए। हाँ। लैटरल एंट्री स्कीम क्या केंद्र सरकार में लागू है या नहीं है? है। उसमें केंद्र सरकार सीधे समाज के विभिन्न वर्गों से केंद्र सरकार में भर्ती करती है। मंत्रालय में सचिव स्तर की नियुक्तियां होती हैं। ठीक है। दिल्ली सरकार ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने 400 लोगों को अपॉइंट किया, बाकायदा इसके लिए एडवर्टीजमेंट, नोटिफिकेशन हुआ और प्रॉपरली क्वालिफाइड लोगों को लिया गया। ये कह रहे ना क्वालिफिकेशन, चेक कर लीजिए, किसी की देशी यूनिवर्सिटी की बड़ी डिग्री है, किसी की विदेशी यूनिवर्सिटी की बड़ी डिग्री है, लेकिन छोड़िए डिग्री वगैरह की बात, तो भाजपा वालों की समझ में आ नहीं रही है। वो तो डिग्री की बात कहाँ समझ पाएगी? नहीं, क्यों? उनको क्या दिक्कत है, वो डिग्री क्यों नहीं समझेंगे? दूसरी बात, अरे वो क्या समझेंगे? दूसरी बात कि एक चिट्ठी जारी की गई और निकाल दिया गया। अरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो इन्होंने समझ रखा है कि जैसे कि एक मजदूर को कह दिया जाता है कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे रहे थे जनाब, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने डीआरसी के चेयरमैन साहब की नियुक्ति को डेफर किया है, जबकि एलजी साहब पीछे पड़े हुए थे कि आज शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। अरे भाई, दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी है, उसको चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार, वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर 3 चीजें केंद्र सरकार के पास है तो इसका मतलब जो राज्य में सरकार है उसको ये थोड़ी ना समझ लेना चाहिए कि बाकी सारे बातों पर उनका अधिकार हो गया, बाकी सारे विभागों पर उनका अधिकार हो गया। अपने अधिकार क्षेत्र में जो विषय आते थे उन्हीं पर नियुक्तियां की हैं। और आप देख लीजिएगा, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को डिसीजन दिया था, जिस पर इन्होंने 19 मई को ऑर्डिनेंस ला करके ठोक दिया, वैसे ही इस मामले में भी फैसला हमारे फेवर में आएगा। जैसे आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू कर दिया एसडी साहब को कि डीआरसी के चेयरमैन को आपने ऐसे कैसे अपॉइंट कर दिया। ठीक है। तो इनका ये है कि कोर्ट से डांट खाते रहो और टीवी पे बहस करते रहो। ठीक है। कुलदीप मलिक जी, ये जिस तरह की स्थिति बन रही है, 2013 के पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, 2013 तक भी ऐसी स्थिति नहीं थी। क्या वजह है जो अब इतना
जोर जबरदस्ती होने लगी, खींचतान होने लगी, किसके अधिकार में कौन सा काम आएगा, कौन सही कौन गलत? देखिए श्रीमान जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस तरीके की खींचतान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, ये कोई नई नहीं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही, कहीं न कहीं एलजी साहब से जो है इनका प्रतिद्वंद जो है चल रहा। और इसमें न तो आम आदमी पार्टी के लोग पिसरे, न ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिसरे, इसमें आम जनमानस पिसरा। भाई आप एक बात बताओ, कोई एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, 400 आदमियों को बगैर किसी कारण बताए नोटिस को टेक सस्पेंड करना अपने आप में क्या कोई ये सही निर्णय है? और इस निर्णय में नुकसान किसका है? एक आम आदमी का नुकसान है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वालों को भी समझना पड़ेगा। अरे क्या आपको केवल उन्हीं पार्टी से दिक्कत है जो आपके विरोध में है? आप देखो, किसी भी राज्य की बात करो, जहाँ पर इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे राज्य की सरकारें मनमाने तरीके से कुछ भी काम करते रहो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती। और लेकिन अगर दूसरे विपक्ष में कहीं सरकारें हैं तो वहाँ पे ये इन पे अलग अलग तरीके से जो है कार्यवाही करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा कि देश की जनता के अंदर अंदरकरण चल रहा, चुनाव नजदीक है 2024 में। अगर आपकी ऐसे ही दमनकारी नीति रहेगी तो कहीं न कहीं आपको इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में जो है भुगतना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। आप जिस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, आम आदमी उसमें जो है कहीं न कहीं सफर हो रहा। आप एक बार जरा अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, अगर आपका कोई बेटा हो, आपका कोई भाई हो, आपका कोई परिवार का आदमी हो जिसकी नौकरी ऐसे ही टर्मिनेट हो जाए, जिसको कारण बताओ नहीं तो तक ना मिले, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत उनको समझ में आ रही है ना। वो कह रहे हैं कि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सब ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से वो इस तरह का काम उनको करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं दिल्ली की सुरक्षा तो हमारे हाथों में। जी, मैं तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ रहा कि क्या ये सही कर रहे हैं? हाँ। देश में ये क्या क्या कर रहे हैं? अभी देखो इन्होंने क्या किया। आप महाराष्ट्र में देखो, ये जोड़ तोड़ की जो है राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश के लोकतंत्र को ये खत्म करना चाह रहे हैं, जिस तरीके का काम हो रहा। और ये जो है दुहाई दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। भाई जिसके घर शीशे के होते हैं, कम से कम वे दूसरे के घरों पे पत्थर न फेंके। आप सबसे पहले अपने घर को सुधारे, अपनी कार्य प्रणाली को सुधारे। और आप देखें कि कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी केवल और केवल जनता की सेवा के लिए जो है मैदान के अंदर है। ठीक है गौरव जी, जनता को ही प्रताड़ित करने गौरव लगेंगे, जी, तो फिर कैसे आप काम दोनों चलेगा? सरकारों की लड़ाई में आम जनमानस पिस रहा है। और चूंकि आप डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या IIM अहमदाबाद को आप बेकार मानते हैं? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को आप बेकार मानते हैं? JNU को आप बेकार मानते हैं? NIT, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज जैसे लोगों से प्रतिष्ठित लोग चुने गए थे, इनकी डिग्रियों पर सवाल उठेगा? इनको ये कहा जाएगा कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये योग्य नहीं है, तो फिर किसको माना जाएगा कि योग्य है? मैं दोनों प्रश्नों के आपके उत्तर देता हूं, शांति से सुनिएगा। एक तो सही बात है, जनता पिसती है। पिछले 3 वर्षों से RRTS का प्रोजेक्ट जो है, वो उसका पैसा केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं, जो उनकी हिस्से में सिर्फ 1180 करोड़ रुपए ही देना था। उसका 415 करोड़ रुपए देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जबकि अपने एडवर्टीजमेंट पर उन्होंने 1200 करोड़ खर्च कर दिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी भी तो पीछे नहीं है ना। जनता का ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनाम जब सुनिए गौरव जी, देखिए मेरा उत्तर सुन लीजिए। हाँ नहीं, आपके उत्तर के बीच ये सवाल है ना, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपके उत्तर के बीच में ये सवाल है कि जितना पैसा मार्केटिंग पर खर्च किया गया, भारतीय जनता पार्टी बनाम अगर आम आदमी पार्टी निकाल दिया तो लगभग बराबर जा रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ से अधिक उसके कार्यकर्ता है। आप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की आपस में तुलना नहीं कर सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केटिंग की तुलना कर रहा हूं, जो एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च किया है उसकी तुलना कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बोतल दारू फ्री में नहीं देती है। हाँ। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता दूं, चाहे वो IIM का हो, चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हो, चाहे ली कुआन यू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, यदि संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तो वो गलत है, फेक है, क्राइम है। और उसी क्राइम को इन लोगों ने अडॉप्ट किया है बड़े गुपचुप तरीके से, शातिर तरीके से, 2 एडवर्टीजमेंट, 3 एडवर्टीजमेंट। तो अगर इस तरह की बात आप कह रहे हैं गौरव जी,
अगर ये बात, चलिए आपकी हम ये बात तो मान ये लेते पूरे हैं, नियमों के खिलाफ है। ठीक है, आपकी ये बात हमने मान ली, फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार लग गई, उसके बाद आप अध्यादेश ले आए, इसको कैसे देखा जाए? तो ये क्या कानूनी प्रक्रिया है? ऐसा है ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने पूरे पंजाब को आतंकवाद की भेंट चढ़ाने का प्रयास किया, ये प्रयास किया, एक और मिनट, वही एक वही मिनट, एक मिनट गौरव जी, एक उसका मिनट, भी प्रयोग किया। ये इस सवाल का जवाब चाहेंगे आपसे। क्या जनता की चुनी हुई सरकार को आप ये बोल सकते हैं कि हमारी सरकार अगर जनता ने चुनी है तो हम सरकार हैं, दूसरे को जनता ने चुनकर भेजा है वो सरकार नहीं है? दिल्ली की टेरिटरी क्या है आप बताइए? दिल्ली की टेरिटरी क्या है? दिल्ली को तो नेशनल कैपिटल का दर्जा है और उसको उसके संविधान के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। यदि आप चुनाव तो उस सरकार को जनता ने नहीं चुना है क्या? उत्तर उस सरकार को नहीं लिया जाएगा। तो उस सरकार को जनता ने नहीं चुना है? बिल्कुल जनता ने चुना है, फिर? लेकिन इस बात का लाइसेंस नहीं दिया है हाँ। कि आपको दिल्ली का मालिक बना दिया जाए। जिस तरीके से सदन में आप चिल्ला रहे थे तो और कह रहे थे दिल्ली का मालिक मैं हूँ, दिल्ली का मालिक मैं हूँ। अरे पूरे देश से प्रतिनिधि चुन करके दिल्ली में जाते हैं, देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां बैठता है, पूरी कैबिनेट वहां बैठती है, और सबके ऊपर आपको बैठा दिया जाए इसलिए कि आपने दिल्ली में चुनाव जीता है और आपको मनमाना करने का लाइसेंस दे दिया जाए। आपके ऊपर कोई ऑडिट सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट गलत है उस हिसाब से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज डंडा चलाया ना उनके ऊपर। नहीं, आपके ऊपर भी तो चलाया ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप अध्यादेश लेकर आए तो वो किसके ऊपर डंडा चला? अब बिल्कुल, जो देखिए जनता के हित में जो फैसला होगा वो हमारी सरकार करेगी और वही निर्णय किया है हमारी सरकार ने। ठीक है, रमेश जी, आप अपने आप को नेता समझने लगते हैं, जनता अगर चुनकर भेज रही तो कम से कम काम ऐसे कर लीजिए जिससे दिक्कतें ना आए। उपराज्यपाल के अगर कोई काम वो मांगते हैं और वो कहते हैं कि भाई फाइल चेक होनी चाहिए, सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़नी चाहिए, तो आपको क्या आपत्ति हो जाती है? चुमरू कमेटी बना करके हमारी 400 फाइलें चेक की गई, एक में भी कोई इरेगुलरिटी नहीं पाई गई। दूसरा, आप कह रहे हैं जनता के लिए काम। अभी बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल बताऊं, एमसीडी का चुनाव हुआ, हम लोग जीते। प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन हमारी एमसीडी की हुकूमत में पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। एमपी टैक्स का रेट हमने कम किया। तो कहने का मतलब क्या, जो वित्तीय प्रबंधन है, पंजाब की बात अभी भाई हमारे कर रहे थे, पंजाब में भी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ, पंजाब में एक थर्मल पावर प्लांट खरीदने जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि नीति और नीयत दोनों साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया। बड़ी लोकतांत्रिक बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार भी तो लगाई है। जनता ने उनको चुना है तो उनको सरकार चलाने दो। सर्विसेज जो वो अपॉइंट करना चाहते हैं उनको अपॉइंट करने दो, अदरवाइज सरकार तो दूधी लगड़ी हो जाएगी ना। और वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सरकार दूधी लगड़ी रहे। क्यों? इसकी मुख्य वजह मैं बता, सरकारों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो सत्ता में बैठ गए हैं तो सब कुछ सारे सर्वे सर्वा वही हैं? जी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी 50 करोड़ का बंगला जो बनवा लिया, उस पर आपत्ति लग रही कि क्या जरूरत थी भाई इसको बनवाने की। तो पैसे का ये इस तरह से खर्च किया जाना, ये जनता के टैक्स का इस्तेमाल अपने हित के लिए किया जा रहा है ना, मैं बता दूं, किसी और के तो लिए नहीं। जिस सरकार को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का एहसास होगा वो सरकार केंद्र सरकार से सवाल खड़े करेगी। अगर हमें भी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता तो फिर हम भी कहते हैं कि चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। लेकिन हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिबद्धता चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, यूनानिमस डिसीजन था, 5 जजों की खंडपीठ का सर्वसम्मति से डिसीजन, उसको पलट दिया गया। और आज की डेट में संविधान विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। कोई बात नहीं, उसकी सुनवाई होने वाली है, हो जाएगी। और अगर ये कानून के विरुद्ध नहीं होता तो डीआरसी के चेयरमैन पे सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को नोटिस नहीं दिया हो। ठीक है, गौरव जी कोई जवाब है आपके पास इसके लिए? देखिए, डीडीआरसी के शपथ ग्रहण को ये बार बार डिलेट कर रहे थे। इनकी माननीय मंत्री जी जो है वो बार बार अतिशी जी बहाना कर रही थी और अंततः इन लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। ठीक है, कोर्ट ने उसमें डेट दिया है और मुझे लगता है न्यायालय जो फैसला लेगा वो स्वीकार्य होगा, दोनों पक्ष को स्वीकार्य होगा। लेकिन सही है, जिस तरीके से आपने प्रश्न उठाया, जिस समय देश में बल्कि दिल्ली में लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, उस समय माननीय केजरीवाल जी
अपने लिए 170 करोड़ के बंगले का विधान बना रहे थे, 45-53 करोड़ का बंगला बनवाने में लगे हुए थे। तो जिस नेता की मानसिकता इतनी खतरनाक हो, इतनी शातिर हो, वो निश्चित रूप से उसका ऑडिट बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से ये 400 लोगों की नियुक्ति किए हैं, नहीं तो वो बंगला मुख्यमंत्री का है, वो बंगला मुख्यमंत्री का है या पर्सनली अरविंद केजरीवाल का? अभी उसमें भी जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। वो भी घोटाला है और उसमें भी सारी चीजें परत दर परत बाहर आएंगी और वो सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। जिस तरीके से इन नियुक्तियों में जो लोग गए हैं, आज वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के साथ खिलवाड़, यही आरोप तो वो आप पर लगा रहे हैं और साथ ही साथ संविधान के साथ भी खिलवाड़ है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर एक्शन लिया है एलजी साहब ने। ठीक है, कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? गए और आपने पूरी डिबेट को शायद दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। जो जनता का पैसा है, जनता का पैसा किस तरीके से जो है बाहर जा रहा, आप कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के बंगले की बात कर रहे। अरे मैंने एक पॉइंट उठाया कुलदीप जी, डिबेट दूसरी तरफ नहीं गई है, डिबेट मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को भी कह रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री की बात करो। अरे ये 100 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का ये चश्मा पहनते हैं, 3.5 लाख के पेन से पांचवें नंबर पर आ गया, प्लेन में ये उड़ते हैं। श्रीमान जी कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। और रही, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात बता दूं कि देश के अंदर जितनी भी विपक्ष की पार्टी है और इन विपक्षी पार्टियों में जितने भी नेता है, आप सबका ऑडिट करा सकते हैं। आज सीबीआई आपके पास में है, ईडी आपके पास में है, लेकिन क्या इस देश में कोई ऐसी संस्था भी है जो भारतीय जनता पार्टी वालों का ऑडिट करे? अरे देश की जनता आपका भी ऑडिट करेगी। शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रीय चैनल के ऊपर आकर आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल करेगी आप लोगों को। जनता से बड़ा कौन है? जनता से बड़ा कौन है? इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको जनता ने मैंडेट दे दिया तो आप संविधान की धज्जी उड़ाएंगे और मनमाना करेंगे और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। आप बताइए, पार्टी का कोई घोटाला बताइए, आप एक घोटाला बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, किसी भी सरकार का घोटाला बताइए। आपकी तो लंबी मंत्री जेल में है, विधायक जेल में है, आप कैसी बात करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वहीं उसी आप एक गौरव जी वो तो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, अगर आप सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले तो चार्जशीट में ही नाम नहीं था, उसके बाद चार्जशीट में नाम डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब तक क्या सबूत मिले, कम से कम ये बातें सामने आ जानी चाहिए। वो यही बात कर रहे हैं। बाकी दल जो कह रहे हैं वो तो वॉशिंग मशीन की तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दागी नेता अगर आपके पास पहुंच जाए फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब तो अजीत पवार भी आपके खेमे में आ गए, महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई होगी? ठीक है, बिल्कुल। जो देखिए, जो अपराध करेगा, आर्थिक अपराध किया हुआ है, जो आरोप लगे हुए, इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार में आने पर ये लाइसेंस मिल गया। रमेश जी ठीक है, रमेश जी 30 सेकंड के अंदर जवाब चाहेंगे। अब अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी का? अगला कदम बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे और हमें विश्वास है कि कोर्ट लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिल्ली की जनता के हित में देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दिल्ली में जो कुछ चल रहा है वो कम से कम जनता के तो हित में नहीं है, क्योंकि सारी परेशानियां सरकार के इस झगड़े में परेशानी दिल्ली की आम जनता को उठानी पड़ रही है और ये आम जनता सब देख रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि अगले कदम के बाद क्या तस्वीर सामने आती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।